बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। वर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब ब्रीफली मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि ये इक्वेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले आपको इक्वेशंस के बारे में मालूमात होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इक्वेशंस के लिए एटलीस्ट 2 कंडीशंस हैं कि किस कंडीशंस पे कोई भी चीज़ जो है वो इक्वेशन से होगी, वो क्या है। उससे पहले हम ज़रा ये डिस्कस कर लें कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट मीन कि ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स होती है, अपनी वैल्यू को चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल्स जो कांस्टेंट्स के तौर पे बुक्स पे यूज़ होती हैं, ये कांस्टेंट्स हैं सारे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये इंटीजर्स जो है वो एज ए कांस्टेंट्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह माइनस वाले नंबर्स, -2 -3, ये दीज आर कांस्टेंट्स, ये सब कांस्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके अलावा इंटीजर्स, ये 0 भी एक कांस्टेंट्स नंबर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स 1/2 3/5, दीज आर ऑल कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स हैं। तो कांस्टेंट्स मीन कि ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू चेंज ना करे। इसकी सिंपल एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं। फॉर एग्जांपल एक टेबल है स्टूडेंट्स, एक टेबल है, इसके ऊपर पड़ी हुई एक बुक। ये बुक जो है ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कैसे कि अगर आप इसको 10 दिन के बाद देखेंगे तो एक ही बुक रहेगी, इसमें वेरिएशन नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी स्टूडेंट्स, ये एक ही रहेगी। तो लिहाजा ऐसी चीज़ जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करे, जो फिक्स रहे, तो वो कांस्टेंट्स क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो इसके बाद हम वेरिएबल डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। स्टूडेंट्स ये पीके है, प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, ये होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने के लिए। तो इंट्रोडक्शन में मैं बता रहा हूँ वेरिएबल्स, ये छोटी क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनका ये इनको वेरिएबल्स को अननाउंस भी कहते हैं। तो आमतौर पे बुक में जो अननाउंस या वेरिएबल्स यूज होते हैं वो एक्स, वाई और जी के नाम से यूज होते हैं स्टूडेंट्स। अब ये x जो है वो अननोन है, हमें नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है ओरिजिन। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल्स देता हूं कि आपने सेट को इंडिकेट करने के लिए 3 मेथड्स पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज टेबुलर, सेकंड वन इज डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, और थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशंस या सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें होता यह है कि हम एक वेरिएबल लेते हैं x सच दैट कि x बिलोंग्स टू n, कि x बिलोंग करता है n के साथ, एंड x लेस देन आर इक्वल टू 10। अब यहां देखें x जो है वो अननोन है, तो उसकी कंडीशंस में वो लिखता है कि x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 10, कि x जो है वो 10 या 10 से छोटे नंबर्स को हम ले सकते हैं। और वो कौन से नंबर्स हैं, वो बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से। तो इसको अगर हम सेट टेबुलर फॉर्म में लिखें तो स्टूडेंट्स वो ये होगा 1 देख लें 10 से छोटा है, तो 2 वो भी 10 से छोटा है, 3 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और 10 से छोटे हैं, इसी तरह 10 को भी लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो 1 से लेके ये 10 तक नंबर्स थे, उसको हमने इंडिकेट कर दिया कि x इज अ नंबर बिलोंग्स टू n, कि ये नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करता है। तो दैट मीन कि x यहाँ अननाउन के तौर पे यूज हो रहा है, तो x की ओरिजिनल वैल्यू का नहीं पता। तो ऐसे अननाउन जिसकी ओरिजिनल वैल्यू का ना पता हो, जो अपनी वैल्यू को चेंज करें, दीज आर वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि इक्वेशंस कैसे बनती। इक्वेशंस बनती है, इसके लिए 2 कंडीशंस एटलीस्ट हमें चाहिए। फर्स्ट वन इज कि एक वेरिएबल यूज हो, जैसे ये मैंने x लिखा
और इसमें एक साइन ऑफ इक्वालिटी हो, तो उसके बाद कोई भी कांस्टेंट लिखते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। अब ये मस्ट बी कि साइन ऑफ इक्वालिटी जरूर होना चाहिए और एट लीस्ट वन वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये चीज जो है वो परफॉर्म करेगी इक्वेशंस को, शो करेगी इक्वेशंस को। जैसे मैं एक इक्वेशंस लिखता हूं x इक्वल टू 0 इज अ सिंपल इक्वेशन, इट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये y एक्सिस की इक्वेशंस है, आप 9th में पढ़ चुके हैं कि y एक्सिस और x एक्सिस क्या है। इसी तरह y इक्वल टू 0 इट इज द इक्वेशन ऑफ x, ये y एक्सिस की इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ये मकसद बताने का है कि इक्वेशन हम किसको कहेंगे कि जिसमें कम से कम एक इक्वल का साइन हो स्टूडेंट्स और एक वेरिएबल, तो ये एक इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम फर्दर आपको मैं बताता हूं कि ये एक मैंने इक्वेशंस लिखी और ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स इसको लीनियर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसका एक्सपोनेंट मैक्सिमम 1 होता है, यहां एक्सपोनेंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशंस है। अब इसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड अननोन, कि हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है स्टूडेंट्स। तो यहां जो अननोन है वो है x। तो देखें अगर हम छोटी क्लासेस में इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं तो क्या करते हैं कि x फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड्स पहले ये कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट कैसे होगा कि बोथ साइड्स माइनस कर दें, -5 ये +5 है तो -5 कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया x इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स ये हमारा मकसद 6 क्लास में ये नहीं है कि 6 क्लास में स्टार्ट करवा दूं, मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करना। देखें ये मैं x की वैल्यू मैंने निकाल ली, x इक्वल टू 5 आ गया। अब ये जो x इक्वल टू 5 है इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। इसको हम रूट भी कहेंगे कि ये गिवन इक्वेशन का रूट है। ये ऐसी वैल्यू है जो x की जगह रिप्लेस करें तो ये इक्वालिटी साइन डिस्टर्ब ना हो। तो देखें गौर करें, इसमें 5 जो है वो पुट करके देख लें, इस 5 को यहां रिप्लेस करते हैं हम स्टूडेंट्स, ये तो सॉल्यूशन आ गया। इसको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी कहेंगे कि इस लीनियर इक्वेशंस का ये सॉल्यूशन है। और दूसरा मैंने बताया कि इसको रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस भी कहेंगे कि ये रूट भी है। तो ये ऐसी वैल्यू है कि आप इसमें x में रिप्लेस करें तो ये इक्वालिटी का साइन डिस्टर्ब ना हो, तो बोथ साइड्स जो है वो इक्वल आ जाए। जैसे ये देख लें मैंने सॉल्व किया, x की जगह 5 तो देखें ये 10 इक्वल टू 10 आ गया। दैट मीन कि ये ट्रू वैल्यू, ये ऐसी वैल्यू है कि गिवन इक्वेशन में पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करती है, तो सेटिस्फाई कर दिया, बोथ साइड जो है वो सेम वैल्यूज आ गई। इसको कहते हैं कि ये जो ये x की वैल्यू है इट इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशंस, कि ये रूट है या सॉल्यूशन सेट है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन है एन इक्वेशंस, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है विच कंटेन्स, कि जिसमें मौजूद होता है क्या? स्क्वायर ऑफ द अननोन्स, जो अननोन्स है उसके ऊपर स्क्वायर होता है। ये देखें इसमें अननोन x यूज हुआ है, x के ऊपर स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द अननोन। अननोन मीन वेरिएबल, अननोन को वेरिएबल कहते हैं, तो वेरिएबल क्वांटिटी। तो ये x के ऊपर स्क्वायर होता है, इसकी पहचान है, ये डेफिनेशन है। एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन्स क्वांटिटी बट नो हायर पावर, यानी इससे ज्यादा हायर पावर नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कहूं, इसको मैंने कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो अननोन है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। और अगर यूं मैं लिख दूं ax³ प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की पहचान, उसकी डेफिनेशंस वो डिफाइन इस तरह करता है बुक वाला कि अननोन का मैक्सिमम
हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो चीज है इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या सेकंड डिग्री इक्वेशंस भी कहेंगे। ये सेकंड डिग्री है। आपने चैप्टर नंबर 4 9th में पढ़ा हुआ है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूं 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री ये होगी कि इसमें जो अननोन है, जो वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 3। तो इस तरह यहां ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इस पे हाथ रख लूं तो इसकी डिग्री क्या है? स्क्वायर है। तो ये इसलिए इसको सेकंड डिग्री कहते हैं। ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको सेकंड डिग्री नहीं कहेंगे, इसको क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशंस भी है, लेकिन कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये जो मैं बात बताने लगा हूं आपके नॉलेज के लिए बड़ी अहम है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी सेकंड डिग्री। ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैन बी सेकंड डिग्री, कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेकंड डिग्री कह सकते हैं। बट हर सेकंड डिग्री इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हो सकती। ये स्टूडेंट्स अहम नोट है, इस पे डिस्कस मैं करता हूं। जैसे एक एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको कि ये देखें, मैंने बताया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसकी पहचान है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होती है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे कि ये जर्नल इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक। जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो इसमें ए वो कहता है नॉट इक्वल टू 0, ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर हम ए की वैल्यू 0 रख लेते हैं और यहां लगा दें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टूडेंट्स अगर हम a की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, इतनी टोटल वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा? bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बल्कि ये तो लीनियर बन जाएगी। इसलिए डेफिनेशन में वो डिफाइन करता है कि a को 0 नहीं होना चाहिए। और आगे वो बताता है कि a b c क्या है? ये रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स आपने अगर पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 2 9th क्लास के स्टार्ट में मैंने इंट्रोडक्शंस दिया हुआ है, वहां से वीडियो चेक करके आप देख सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो ए बी सी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट्स रियल नंबर्स का किरदार अदा कर रहे हैं। ये रियल नंबर्स हैं और वो कहता है कि ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। मैं बात कर रहा था कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेकंड डिग्री कह सकते हैं, लेकिन हर सेकंड डिग्री जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं होती। उसमें एक एग्जांपल्स मैं देता हूं स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपके ज़हन में होना चाहिए। जैसे मैं ये लिख रहा हूं कि xy प्लस 4y प्लस 3 ये एक अलजेब्रिक इक्वेशंस है। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशंस है, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशंस कहेंगे। रीजन क्योंकि ये वेरिएबल्स, ये सेकंड डिग्री इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन टू वेरिएबल्स। तो देखें इसका एक्सपोनेंट 1, इसका भी एक्सपोनेंट 1, ऐड करें तो क्या आता है 2। तो अगर पूछे आपसे कोई कि इसकी डिग्री क्या है तो इसकी डिग्री 2 है। तो ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशंस है। अगर फर्ज कर लें इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ, तो ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशंस है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि वो उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और उसमें अननोन का एक्सपोनेंट स्क्वायर होता है। तो यहाँ ये सेकंड डिग्री तो है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मुख्तसर सा तारफ। उम्मीद है कि ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि इसमें जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्योंकि इसका x का एक्सपोनेंट स्क्वायर है, तो इस तरह x की 2 वैल्यूज हमारे पास आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a और x2 जो है वो b, यानी ये कोई वैल्यूज है हमारे पास, इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। रीजन, क्योंकि x का स्क्वायर है तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी मैक्सिमम। तो ये जो 2 वैल्यूज हैं ये इसके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, यही जो है वो सॉल्यूशन सेट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और ये ऐसी वैल्यूज हैं कि अगर हम x की जगह रखें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल्स दी स्टूडेंट्स कि ये एक लीनियर इक्वेशंस थी, इसमें मैंने x की वैल्यू निकाली 5 सॉल्व करके, और दोबारा मैंने x की जगह 5 रखा, तो ये जो x की वैल्यू है इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो दैट मीन कि ये सॉल्यूशन सेट है, और ये ऐसा सॉल्यूशन सेट है कि अगर x की वैल्यू ये 5 यहाँ रिप्लेस करें तो वो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। तो ये क्योंकि जर्नल फॉर्म है, अभी हम इसके सॉल्यूशंस में चेक करेंगे, उसकी जो वैल्यूज निकलेगी वो बकायदा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो उसको सेटिस्फाई भी करेगी। तो स्टूडेंट्स ये था मुख्तसर सा तारफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। उम्मीद रखता हूँ कि ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ये बताया कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो अननोन है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसकी जो वैल्यूज होगी वो 2 वैल्यूज जो है वो हमारे पास आया करेगी, और वही वैल्यूज उसके रूट्स भी होंगे और वही जो है वो सॉल्यूशंस होगा। तो यही है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ चलते चलते मैं एक बात बताऊं स्टूडेंट्स कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसमें अगर हम ये एक्स स्क्वायर, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है bs प्लस c इक्वल टू 0, अगर हम इसमें पुट कर दें b को 0, अगर हम b को स्टूडेंट्स 0 पुट कर दें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। हम यहाँ b की जगह जो है वो 0 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका नाम फिर होगा कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं एक आपको एग्जांपल्स देता हूं कि आपके पास ये वैल्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 16, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी स्टूडेंट्स। आप इसको देखें कि ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आती है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली है, फिर एक्स वाली वैल्यू, यहाँ भी एक्स वाली वैल्यू, और फिर कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट है आपके सामने। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ये है आपके पास, और x का कोफिशिएंट ये b, और ये जो है वो बगैर वेरिएबल के इसको कांस्टेंट्स कहेंगे। तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है मैंने बताया कि अगर b को 0 पुट कर दें तो ये जो चीज है इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ अब 7 की जगह 0 रख दें, इसको 0 पुट कर दें, तो फिर जब 0 पुट कर देंगे यानी x की टर्म नहीं होगी, तो बाकी ये जो वैल्यूज होगी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16 इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये बन जाएगी आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये एमसीक्यूज में आता है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो उसने दी होगी तो ये कहेगा कि ये क्या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर है या नन है, इसमें फिर हमने सिलेक्शन करनी होगी कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स नोट में मैंने लिखवा दिया कि इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, वैसे तो 3 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं।
फर्स्ट वन बाय फैक्टराइजेशंस, कि फैक्टराइजेशन एक मेथड है। नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड वन है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स देखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल्स को डिस्कस करता हूं मैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपको पेपर में ये क्वेश्चन फर्ज कर लें आ सकता है। एग्जांपल है, वो कहता है सॉल्व, पेपर में यूं सिंपल वो कह सकता है कि इसको सॉल्व करें। किसको सॉल्व करना है? 3x², वो की एक एग्जांपल है, -6x इक्वल टू x + 20। स्टूडेंट इसको देख के आप थोड़ा सा परेशान हुए होंगे कि ये जो चीज़ है आगे लिखा होगा, अगर तो लिखा हुआ है बाय फैक्टराइजेशंस तो यकीनन आपको इसको फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर लिखा हुआ है कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करें। अगर लिखा हुआ है बाय यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करें। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको जो मेथड इजी लगता है उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। आपके पास ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी ax² + bx + c = 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें देखें, मैच करते हैं कि सबसे पहले क्या वैल्यू होती है? x² वाली, फिर x वाली वैल्यू होती है, और फिर कांस्टेंट्स, और फिर इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो x² वाली वैल्यू है, यस, फिर x वाली भी है, लेकिन राइट साइड पे 0 होना चाहिए। यहाँ तो x है और ये 20 है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको पहले कन्वर्ट करें इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फिर इसकी फैक्टराइजेशंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखें स्टूडेंट्स, एम्प्लाइज का साइन मैंने लिखा कि इसको यूं हम लिख सकते हैं, जैसे ये देखें 3x² - 6x। इस x को इक्वल से लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। रीजन, इसके साथ प्लस का साइन है लेफ्ट साइड। ये x लिखा हुआ है, चेक करना हो कि इसके साथ प्लस है या माइनस है, तो लेफ्ट साइड पे जो साइन होता है वो होता है। तो इसमें कोई साइन नहीं है तो दैट मीन इसके साथ प्लस का साइन है, तो लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे, साइन चेंज होगा। और ये कैसे चेंज होता है? आप 6th क्लास में इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ये 20 को भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये भी -20 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? ये देखिए हमारे पास लाइक टर्म है, इसको इकट्ठा कर लें। एम्प्लाइज 3x² - -6x और -1x, ये हो जाएगा -7x -20 और यूं इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आ गया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी फैक्टराइजेशंस करेंगे। स्टूडेंट्स 9th क्लास में भी आपने फैक्टराइजेशंस का मेथड पढ़ा हुआ है, आपके लिए सो इजी। 10th क्लास में है अब आप, तो यकीनन अगर आपने 9th पढ़ी है तो ये नहीं है कि उसको पढ़ के आप भूल जाएं, प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स नॉलेज को जो है ना वो मेंटेन करने के लिए बार बार, बल्कि उसके साथ मोहब्बत करें और आप उस पर ग्रिप मजबूत करें। आगे यही चीज़ें आगे यूज़ होती हैं। जब हम 10th क्लास में रिलैक्स होके आते हैं तो हमें जस्ट सिंपल फैक्टराइजेशन ही नहीं आती, मुंह उठा के देखते हैं कि जी क्या करें। लेकिन स्टूडेंट्स
गौर करें, रिपीट करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3, एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 20, ये है 20, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर बनाएं, ये देखें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 3 और जो कांस्टेंट है वो है 20, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया मैंने, आंसर आया 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि ऐड करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए -7x स्टूडेंट्स। तो देखें 60 को तोड़ें कैसे, 60 12 5 अगर 12 का टेबल आता है 5 तक पढ़ें तो ये आ जाएगा 60। बात कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये मेथड जो है वो डिफिकल्ट है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये कैसे, आपको डायरेक्ट पता चल गया कि जी यही फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ अगर हम -12 रखें और +5 रखें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो -7 आता है। देख लें 12 5 60 होता है और यही हमारे फैक्टर्स होंगे। एक और आसान तरीका मैं आपके सामने बयान करता हूँ, और लेकिन इसको सिंप्लीफाई करें तो देख लें -7x आता है, तो यही फैक्टर्स बनेंगे। आइए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है कि ये है 3 1 3 और ये स्टूडेंट्स है 20, ये 20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, ये 3 1 3 यानी 3 को यूं लिख लें 3 1 3 और 20 को हम लिख सकते हैं कि 4 5 20 के 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 20। अब क्योंकि 3 इक्वल होता है इसके और 20 इक्वल होता है 4 × 5, तो अब इनको आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि देखें कि हम क्या करें कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास -7x आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है 12 और उसके बाद 5 है, तो दैट मीन के 5 1 5 और 12 और ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60 और ऐड करें इसको, अगर माइनस का रखें इसको प्लस का, ऐड करें तो ये -7 आता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ देखते हैं हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, एम्प्लाइज 3x² -12x + 5x -20 = 0। ये स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स बन गए। अब हमारे फैक्टर्स राइट है या रॉन्ग है, ये अभी एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि किस चीज़ को चेक करना होता है कि हमारे फैक्टर्स ठीक हैं या नहीं है। ये अभी मैं कॉमन लेके आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप ये एक क्वेश्चन यहाँ है कि आपने यहाँ जी 12 को माइनस क्यों रखा और 5 को प्लस का क्यों रखा आपने। अगर हम 12 को प्लस का रखते हैं, +12x लिखते हैं और -5x लिखते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 12 में से 5 निकालें तो ये 7 आएगा, लेकिन आएगा प्लस का। हमें जो सेंटर में वैल्यू चाहिए फैक्टर्स बनाने के बाद वो चाहिए -7x, इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ 12 के साथ माइनस लगाएंगे और 5 के साथ प्लस लगाएंगे। यूँ हमारे फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो गए। अब देखें ये फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लें, देखिए कॉमन स्टूडेंट्स उस वक्त लेते हैं जब 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस हो या माइनस हो। याद रखें इसके अलावा कभी भी हम कॉमन नहीं ले सकते वैल्यूज। तो यहाँ देखें 3 पहले कॉमन आ रहा है जी, 3 है। अब यहाँ 3 है तो यहाँ स्टूडेंट्स 3 है। आप सोचे होंगे ये तो 12 है, इसमें तो 3 है ही नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 12 इक्वल होता है 3 4 12। तो ये 3 मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा आपके पास 4। तो यहाँ ये देखें x² है और ये है x, तो दोनों में देखें x कॉमन आ गया हमारे पास। x² नहीं ले सकते, ये x² है तो इसको भी x² होना चाहिए, फिर x² कॉमन आएगा। तो यहाँ से जस्ट हम x कॉमन लेंगे तो 1x कॉमन ले लिया तो एक ही x ब्रैकेट में रह जाएगा। 3 जो है वो कॉमन ले चुके हैं, ये देखें 3 कॉमन आ गया, इसमें से एक x कॉमन आ गया तो एक x रहेगा। कैसे पता चलेगा कि ये दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें, 3x को x से मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिस सेम होती है, एक्सपोनेंट ऐड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2, उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़े हैं। तो यहाँ जो है वो x² आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ से ये 3x कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में जस्ट x आएगा। तो ये साइन जो है वो माइनस का उसी तरह मैंने लगाया। ये x कहाँ है, ये बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ से हम 3 भी कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 12, सॉरी ये आ जाएगा 4 आपके पास। तो स्टूडेंट्स कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता कि इसमें से हम 12 में से 3 माइनस करते हैं। अगर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो वो तो रह जाएगा बाकी 9, यहाँ तो 9 आना चाहिए। तो कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज कॉमन निकालते हैं उस पर इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 को और 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने लिखा 4। अब 3x को दोबारा अंदर पैरेंथेसिस में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसमें से जब मैं 3x कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में ये आगे क्या है, ये प्लस 5x और माइनस 20। तो यहां से क्या कॉमन लें कि ब्रैकेट में यही वैल्यू बन जाए। अगर यही वैल्यू आगे ब्रैकेट में होगी तो आपके फैक्टर्स राइट अदरवाइज रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स गौर करें, तो यहां से मैं क्या कॉमन लूं, ये जो अंडरलाइन किया मैंने, तो यहां से स्टूडेंट प्लस 5 मैं कॉमन ले लेता हूं, जस्ट 5। तो देखें ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x और ये माइनस और ये 20, और 20 में से 5 कॉमन लेने का मतलब है दो तरीके हैं। एक तो 20 को आप लिख लें 4 5 आर 20, तो 5 तो हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4। और दूसरा मेथड है कि 20 ये 5 कॉमन लेने का मतलब है 20 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 4। तो यहां लिख दिया मैंने 4। इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे फैक्टर राइट और रॉन्ग क्या चेक करना होता है, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये दोनों चीजें सेम होगी तो आपके फैक्टर ठीक है। अदरवाइज अगर फर्ज कर लें यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आ जाता है तो फिर आप इसको चेक करें, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की तो नए फैक्टर्स बनाएं, कोई मिस्टेक है तो देखें। अब दोनों वैल्यूज के दरमियान ये प्लस का साइन है तो फर्दर हम कॉमन लेंगे, अनप्लाइज कॉमन लेंगे यहाँ x माइनस 4। तो x माइनस 4 है, ये भी x माइनस 4 है स्टूडेंट, दरमियान में है प्लस तो कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आएगा, ये देखें 3x जो है वो ब्रैकेट में आ गया, प्लस प्लस आ गया, ये 5 और ये x माइनस 4 स्टूडेंट कहाँ गया, ये तो कॉमन आ गया तो ये इक्वल आ गया 0 के। तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज की प्रोडक्ट, पैरेंथेसिस का मतलब है प्रोडक्ट, ब्रैकेट्स का मतलब प्रोडक्ट, तो दोनों की प्रोडक्ट इक्वल है 0। तो दोनों की अगर प्रोडक्ट 0 है तो यहां से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखें मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां क्या करते हैं कि हम लिखते हैं ईदर, और क्या हम लिखेंगे कि x माइनस 4 दोनों की प्रोडक्ट है इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरे में लिखेंगे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट्स देखें कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, कैसे माइनस 4 है इक्वल से उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो यहां से x को हमने आजाद करना है, छोटी क्लासेस में इसको सॉल्व करने का तरीका आप सीख चुके हैं। प्लस 5 है इक्वल से उधर जाएगा, राइट साइड पे इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस 5। तो अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब याद रखें कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर में ले जाएं राइट साइड पे। तो जब ये राइट साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगी वैल्यू तो ये आपके पास x की प्योर वैल्यू आ गई। एक वैल्यू आई 4 और एक माइनस 5 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स एंड पे लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन सेट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने आपको बताया था क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और x की मैक्सिमम पावर है 2, तो इस तरह x की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये 2 वैल्यूज आ गई। और स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि ये दोनों वैल्यूज को हम कहेंगे कि ये रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं। ये आगे चैप्टर नंबर 2 में ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ रूट्स, तो ये इस्तेमाल होगी, तो लिहाजा याद रखें कि ये रूट्स हैं और ये ऐसी वैल्यूज हैं कि अगर आप यहाँ x की जगह लगाएं
पहले 4, तो देख लें कि इसको सॉल्व करेंगे 4 लगाने के बाद तो ये 0 आएगा। इसी तरह उसके बाद x की जगह आप -5/3 लगा के सिंप्लीफाई करें तो ये टोटल वैल्यू फिर 0 बन जाएगी, 0 = 0 आएगा। तो दैट मीन कि ये रूट्स हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो एंड पे हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट, पहले ब्रेसेस, फिर पैरेंथेसिस, फिर इन वैल्यूज को लिख लें -5/3 और 4। जिस मर्जी वैल्यू को पहले लिख लें, जिसको मर्जी बाद में लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है, डजंट मैटर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं थी, बल्कि इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट किया इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और इसको सॉल्व कर दिया बाय फैक्टराइजेशन से। हमने फर्स्ट मेथड यूज़ किया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, डिटेल से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया। तो आपके पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू।